विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित रीतिकालीन कवियों का परिचय दे रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको रीतिकाल का इतिहास और रीतिकालीन काव्य को विद्वानों ने सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इनका मैंने आपको परिचय दिया था और ये बताया था कि रीतिबद्ध कविता वो कहलाई जो काव्य रीति की परंपरा का अनुसरण करते हुए लिखी गई। रीति मुक्त कविता वो कहलाई जिनको लिखते समय इन कवियों ने स्वच्छंदता पूर्वक कविताएं लिखी, रीति के तत्वों का पालन नहीं किया। और रीति सिद्ध वो कवि कहलाए जिन्होंने रीति संबंधी लक्षण उदाहरण दोनों से युक्त रचनाएं लिखी, जैसे बिहारी। आपके पाठ्यक्रम में केशवदास, बिहारी, घनानंद, भूषण और सूर्यमल मिश्रण संकलित हैं। इनका संक्षिप्त परिचय हम आपको इस कालांश में देंगे। सबसे पहले हम केशवदास रीति काल के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो ये भक्ति काल और रीतिकाल की संधि के कवि हैं। ऐसे कवि हैं जो एक संधि मिलन की सीमा पर पढ़ते हैं। इनकी कविता भक्ति युग में की एक जो परंपरा थी उससे हटकर लिखी गई है। इनकी कविताओं से रीतिकालीन युग का सूत्रपात भी माना जाता है। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला जैसे रीति ग्रंथ लिखे। तो रामचंद्र का जैसा राम कथा पर आधारित महाकाव्य भी लिखा। ये रीतिकाल के आचार्य कवि माने जाते हैं। आचार्य इसलिए कि इन्होंने काव्यांगों का विशद विवेचन किया है, काव्य लक्षणों की इन्होंने चर्चा की है। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके परिवार में संस्कृत अध्ययन और अध्यापन की परंपरा रही है और यही कारण है कि इनकी कविता में, विशेषकर इनके रामचंद्रिका में, कहीं कहीं संस्कृत के जटिल शब्दों का प्रयोग हुआ है। अत्यधिक अलंकार आदि प्रयुक्त हुए हैं, छंदों का बहुत प्रयोग हुआ है। इसलिए बहुत से विद्वान इनके ऊपर कठिन काव्य के प्रेत होने का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और इनका वो शास्त्रीय ज्ञान इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाता है। ये सनातन ब्राह्मण थे। इनके बाबा कृष्णदत्त व पिता काशीनाथ थे। दोनों ही संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस प्रकार एक संस्कृत की परंपरा में पले बड़े होकर की भी इन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी। इस संबंध में उन्होंने लिखा है: भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास का जन्म संवत 1612 विक्रम संवत माना है, जबकि मिश्र बंधुओं ने संवत 1608 माना है और इनका देहावसान संवत 1680 माना जाता है। इनका जन्म ओरछा में हुआ था और
ये कहते हैं कि वहां के व्यासपुर मोहल्ले में केशवदास के भवन के भग्नावशेष अब भी मिलते हैं। ये राजा इंद्र सिंह के दरबार में रहते थे, जो बहुत ही अधिक साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में राय प्रवीण राय नामक गणिका थी, वो बहुत अधिक सुंदर थी। उसे शिक्षा देने के लिए इन्होंने कविप्रिया नामक ग्रंथ लिखा, ऐसा कहा जाता है। और महाराजा इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर इन्होंने रसिकप्रिया ग्रंथ की भी रचना की। इनका रामचंद्र का महाकाव्य, जिसके काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, रामायण की कथा के ऊपर आधारित है। रामचंद्र का महाकाव्य है, उसमें संस्कृत में महाकाव्य के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है वो प्रायः सब देखने को मिल जाते हैं। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, वो कविता के लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक मानते थे। कविप्रिया में उन्होंने लिखा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजही कविता वनिता मित्र। और यही कारण है कि इन्होंने अपने काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, अपोन्नति, दृष्टांत, संदेह, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया है। इन्होंने नक्शिक, बारहमासा और राम अलंकृत मंजरी रचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन यह प्राप्त नहीं है। इनमें नायिका भेद का मार्मिक, सरस और शास्त्रीय वर्णन है। केशवदास आचार्य थे, यही कारण है कि कहीं कहीं उनका कवित्व तो बोझिल हो गया है, दब गया है। इन पर संस्कृत के साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, रसमंजरी आदि ग्रंथों का प्रभाव देखा जाता है। रामचंद्रिका में इन्होंने राम कथा के प्रमुख स्थलों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसमें इतने अधिक छंदों का प्रयोग हुआ है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और संवाद वर्णन में इन्हें इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में अत्यधिक कुशलता प्राप्त हुई है, इसलिए इनकी संवाद योजना बहुत अधिक प्रशंसनीय है। रामचंद्रिका में के पात्र जो जिन संवादों का प्रयोग करते हैं, पाठक उन्हें पढ़कर केशवदास की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित अवश्य होता है। अब दूसरे कवि हैं आपके बिहारी। जैसा आप जानते हैं कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरिहर दास के शिष्य थे। बिहारी ने संस्कृत, प्राकृत आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया था और कहा जाता है कि इसके पश्चात ये वृंदावन आ गए। इनका विवाह मथुरा के किसी ब्राह्मणी परिवार में हुआ था। बिहारी ने फारसी काव्य का भी अध्ययन किया। ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और ये कहा जाता है कि जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में इतने अधिक डूब गए थे कि उन्होंने राजकाज देखना या राज दरबार में आना बंद कर दिया था, जिसके कारण सामंतगण और प्रजा अत्यधिक परेशान थी। बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचाया, जो इस प्रकार था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो मध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि बिहारी के इस दोहे का
राजा जय सिंह पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वो दरबार में आए। उन्होंने बिहारी को पुरस्कार दिया, दान दिया और ये कहा कि आप दरबार में आए। ये भी कहा जाता है कि बिहारी निरंतर दरबार में जाने लगे और दरबार में जाते थे, एक दोहा सुनाते थे और राजा उन्हें बदले में एक असर भी प्रदान करता था। इन दोहों का संकलन आगे चल के बिहारी सत्सई कहलाया। बिहारी सत्सई, इसमें 718 के आसपास दोहे हैं। बिहारी ने इन दोहों में रस, अलंकार, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीत, गुण आदि का बड़ा सुंदर समावेश किया है। इनके दोहों का भावगत और शिल्पगत सौंदर्य देखते ही बनता है। इसलिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छूटे लगे घाव करे गंभीर। कहा जाता है कि बिहारी ने अपनी सतसई में गागर में सागर भरा है। इनके दोहे भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं। दोनों का मणिकांचन संयोग है। अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही पराकाष्ठा पर हैं। सतसई काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का बड़ा अन्यतम महत्वपूर्ण स्थान है। बिहारी सतसई बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान हम इससे ही लगा सकते हैं कि इस पर 70 से अधिक टीकाएं प्राप्त होती हैं। बिहारी ने श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यंजना अपनी सतसई में बड़े कुशलता से की है। इन्होंने शब्दों का चयन बड़ी तन्मयता से, बड़ी कारीगरी से किया है। प्रेम जैसे गहरे विषय को इन्होंने दोहे जैसी दो छोटी पंक्तियों में बड़ी कुशलतापूर्वक आबद्ध किया है। एक उदाहरण देखिए, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति की अद्भुत क्षमता है। यही कारण है कि वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना अर्थ गंभीर और इतना चमत्कार, इतना रथोत्कर्ष भर सके हैं। इन्हें विविध भाषाओं का ज्ञान था, विविध विषयों का भी ज्ञान था। इनके दोहों में राजनीति, ज्योतिष, कूटनीति, अर्थनीति, श्रृंगार, प्रेम आदि से संबंधित दोहे हैं, जो इस बात के सूचक हैं कि इन्हें विविध विषयों का ज्ञान था। इस प्रकार बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी सतसई रीतिकाल ही नहीं, आज भी सर्वाधिक प्रचलित और जो लब्ध प्रतिष्ठित रचनाओं में गिनी जाती है। अगले कवि है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनके लिए इनकी रचनाओं में घनानंद शब्द, घन आनंद शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इनका जन्म संवत 1746 के आसपास माना जाता है। ये बुलंदशहर के निवासी तथा भटनागर कायस्थ कुल में जन्म लिए थे। दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे और कहा जाता है कि वहां सुजान नाम की एक वैश्या रहती थी, जो बहुत अधिक संगीत प्रिय थी, बहुत अच्छी नृत्य और गान में दक्ष थी और
घनानंद का सुजान से प्रेम था। घनानंद के ऊपर बादशाह की विशेष अनुकंपा थी। दरबारी लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर अंदर ही अंदर जलते थे। घनानंद भी अच्छे गायक थे, संगीतज्ञ थे, लेकिन अपनी मन मर्जी से गाते थे। एक दिन दरबारियों ने मोहम्मद शाह रंगीले के कान भरे और कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, आप उनसे गीत सुनिए। राजा ने घनानंद को गाने के लिए कहा, लेकिन घनानंद ने गाने से मना कर दिया। फिर दरबारियों ने कहा कि अगर सुजान कह देगी तो घनानंद अवश्य गा देंगे। राजा ने ऐसा ही किया। उसने सुजान से कहा कि घनानंद से गाने के लिए कहे। सुजान ने कहा और घनानंद ने बहुत सुंदर गीत गाया। गीत सुनकर राजा झूम गया, लेकिन उसे दूसरे ही क्षण अपनी अवहेलना का भान हुआ कि मेरे कहने से घनानंद ने नहीं गाया, और एक गणिका के कहने से गा दिया। राजा इस पर कुपित हुआ और उसने घनानंद से कहा कि आप मेरा राज्य छोड़कर चले जाएं। कहते हैं घनानंद ने राज्य छोड़ दिया। उन्होंने सुजान से कहा कि वो उनके साथ चले। घनानंद को विश्वास था कि सुजान उनसे प्रेम करती तो साथ जाएगी, लेकिन सुजान ने जाने से मना कर दिया। घनानंद के हृदय पर गहरी चोट लगी और वे वृंदावन आ गए। लेकिन सुजान से इतना प्रेम करते थे कि सुजान को भुला तो न सके। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने वृंदावन में रहकर जो रचनाएं लिखी उनमें सुजान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो सुजान शब्द उन्होंने कृष्ण के लिए किया है। उन्होंने अपने को एक गोपी के रूप में और कृष्ण को एक प्रेमी आराध्य के रूप में प्रस्तुत करके भावपूर्ण कविताएं लिखी। ये वियोग श्रृंगार के रीत काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके विषय में दिनकर ने लिखा है कि रीति काल में घनानंद एक ऐसे कवि हैं जो अपने आंसुओं से रो रहे हैं, जिनके पीड़ा उनके हृदय की पीड़ा है। यही कारण है घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और घनानंद की प्रेम की पीर को लेकर के प्रश्न भी पूछा जाता है। घनानंद की भाषा ब्रज है। इन्होंने ब्रज भाषा के लालित्यपूर्ण रूप का प्रयोग किया है। इनकी भाषा भावों के अनुरूप साथ साथ चलती है। भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार है। इनका प्रेम केवल समर्पण की भाषा जानता है। सौदेबाजी या चालाकी इनके प्रेम में देखने को नहीं मिलती। इसलिए एक जगह लिखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, तहां सांचे चले तजियापन को, झजके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि घनानंद रीत मुक्त धारा के कवि हैं। रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना होती है। आज मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित केशवदास, बिहारी और घनानंद का संक्षिप्त परिचय दिया है। अगले कालांश में शेष रहे जो दो कवि हैं उनका परिचय देंगे। उसके पश्चात हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यांशों की व्याख्या और भावार्थ बताएंगे।